नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम महिलाओं का संपत्ति के अंदर अधिकार इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत यानी कि डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर लोग एक बेसिक सी छोटी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि जब साल 2005 में संशोधन हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर, तो उसके बाद ही महिलाओं का संपत्ति में अधिकार आया। उससे पहले तो संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं का संपत्ति में पहले से अधिकार होता था। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस संशोधन के होने के बावजूद भी कुछ बड़ी चीजें आजकल ऐसी होती हैं जहां पर महिलाओं का पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होता। और यह चीज मैं खुद रेलिवेंट जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस चीज के साथ आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। यानी कि आज एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बेहद आवश्यक है, आज हम आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साल 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू किया गया। इससे पहले मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल ऑफ सक्सेशन के तहत यह चीज निर्धारित की जाती थी कि किसका संपत्ति में कितना अधिकार होगा। जब यह कानून लागू किया गया उस समय बेटियों का अधिकार नहीं होता था, पर इसी चीज को देखते हुए साल 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया। इस कानून में संशोधन होने के बाद यह देखा गया कि अब महिलाओं को भी पुरुषों के समान पैतृक संपत्ति में दर्जा दिया जाने लगा। पर कुछ कंफ्यूजन थी कि अगर इस संशोधन के लागू होने से पहले किसी व्यक्ति का देहांत हो गया हो, इस संशोधन के लागू होने से पहले किसी महिला का विवाह हो गया हो, तो वहां पर अधिकार नहीं दिया जाता था। अब इसी संदर्भ में साल 2016 और 17 में बड़ी जजमेंट आई, जैसे कि फूलवती वाला केस, दनामा वाला केस। वहां पर यही बताया गया कि एक महिला का देहांत यहां पर चाहे 2005 से पहले हुआ हो या 2005 के बाद हुआ हो, अगर उसका विवाह 2005 से पहले हुआ है या उसके बाद हुआ है, दोनों ही कंडीशन में पुरुषों के समान संपत्ति में महिला को बराबर अधिकार मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये चीज तो आपने जान ली, बहुत अच्छी बात है, पर अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, साल 2020 11 अगस्त को एक बड़ी जजमेंट आती है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। अब आम व्यक्तियों को केवल इतना पता है कि इस जजमेंट में इतना बोला गया कि पुरुषों और महिलाओं को हर स्थिति में बराबर अधिकार दिया जाएगा। जबकि इस जजमेंट की अगर आप 129 क्लोज में देखें तो वहां पर कुछ कंडीशन और ऐसी बता दी गई जहां पर महिला संपत्ति में उठकर अधिकार नहीं मांग सकती। अब यहां से आप लोगों को वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी होगी। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है विनीता शर्मा जो प्रेजेंट केस में अपीलिएंट थी वर्सेस राकेश शर्मा जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट थे। इसका सिविल अपील नंबर है 32601 और 2018 और 11 अगस्त 2020 की जजमेंट है। अब इसी जजमेंट के 129 क्लोज पर ध्यान दें, कुछ बड़ी बातें इस पर्टिकुलर क्लोज में कही गई है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर अगर आप 129 के क्लोज 1 पर देखें तो वो सेम बात बोलता है कि बेटियों का भी बेटों के समान संपत्ति में अधिकार होगा, चाहे वो संशोधन होने से पहले उनका जन्म हुआ हो या संशोधन होने के बाद। सिंपल चीज। अब इसी का सेकंड क्लोज बोलता है कि अगर एक बेटी प्रॉपर्टी पर क्लेम करना चाहती है, जो यहां पर 20 दिसंबर 2004 से पहले क्लेम करती है, पर अगर वो जिस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रही है उसका पहले ही बंटवारा हो गया हो, उसको पहले ही विल वसीयत के माध्यम से दे दिया हो, उसको पहले ही ट्रांसफर कर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में वो बेटी उठकर उस संपत्ति के अंदर मांग नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों, अगर किसी संपत्ति में एक महिला अपना हिस्सा मांग रही है और 20 दिसंबर 2004 से पहले वो संपत्ति किसी और को विल वसीयत कर दी, वो संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, उस संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर कर दिया,
तो बेटी उठकर ये नहीं बोल पाएगी कि मेरा भी तो अधिकार बनता है, कानून मुझे बोलता है। जी नहीं, इस पर्टिकुलर क्लोज में बोल दिया कि इससे पहले ट्रांसफर, वसीयत या पार्टीशन की गई प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा नहीं होगा। हां, अगर इसके बाद किया जा रहा है तो बेटी उसमें उठकर अपनी मांग कर सकती है। यह साफ तरीके से यहां पर बताया गया। 11 अगस्त 2020 की जजमेंट है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। नाउ यहां से आपको पता लग गया, ये 3 कंडीशन ऐसी हैं कि बेटी हिस्सा नहीं मांग सकती, ना वो संशोधन का सहारा ले सकती, ना लेटेस्ट जजमेंट का सहारा ले सकती। अब कई बार लोग बोलते हैं सर बंटवारा तो हो गया था पर मौखिक था। अब मौखिक को कानून थोड़ी मानता है। जी हां, इसी जजमेंट पर अगर आप ध्यान दें 129 क्लोज पर, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। 5th क्लोज इसका बोलता है कि अगर कोई ओरल पार्टीशन की प्ली लेना चाहता है मौखिक बंटवारे की, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ वो अपना बंटवारा साबित कर सकता है, वो बिल्कुल वैलिड है। पर अगर केवल कोई आकर कोर्ट में बोलता है मौखिक बंटवारा हुआ है और कोई भी कागज नहीं देता, कोई भी एविडेंस नहीं देता, तो उसका वहां पर क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों का संपत्ति में मौखिक बंटवारा भी हुआ है 20 दिसंबर 2004 से पहले, तो बड़ी आसानी से आप उस जमीन के पब्लिक डॉक्यूमेंट अपने पक्ष में दिखा दें और मौखिक बंटवारा आपका वैलिड हो जाएगा और वहां पर भी बेटी उठकर क्लेम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, जैसे कि 3 कंडीशन बताई गई हैं। क्या क्या? लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट और इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। ध्यान से समझिएगा, अगर परिवार का जो मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो एक इमरजेंसी के चलते प्रॉपर्टी बेच देता है, तो बेटी उठकर ये नहीं कह सकती मेरा हिस्सा बेचा गया है। ये पॉइंट आता है लीगल नेसेसिटी के अंदर। वहीं अगर जो प्रॉपर्टी बेची गई है उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको बेचा जाना बहुत जरूरी था, कारण पीछे कुछ भी हो सकता है, मकान बनाना था, मकान के अंदर रिपेयरिंग करानी थी, कोई दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदनी थी, अगर यहां पर किसी भी कारण से वो प्रॉपर्टी बेची गई जहां पर बेटी का हिस्सा था, तो बेटी उठकर क्लेम नहीं कर सकती। कारण क्योंकि वहां पर बेनिफिट ऑफ द एस्टेट माना जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है इनडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। किसी मंदिर मस्जिद में पूरी प्रॉपर्टी का एक छोटा हिस्सा दान किया जा सकता है और बेटी ये नहीं कह सकती कि मैं अपना हिस्सा नहीं दे रही, अगर परिवार का जो हेड है, मुखिया है, वो ये फैसला ले रहा हो कि हमें यहां पर दान करना होगा। इसके अलावा बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार में किसी की शादी है, किसके चलते अगर कोई पारिवारिक संपत्ति बेटी जा रही है जहां पर बेटी का भी हिस्सा था, तो बेटी उठकर ये नहीं कह सकेगी यहां तो मेरा भी हिस्सा था और मेरा हिस्सा कैसे बेच दिया। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में साफ निर्धारित कर चुका है कि इन सभी कारणों में बेटी का अगर हिस्सा इन्वॉल्व है तो बेटी भी वहां पर बाउंड होगी, उसको भी वहां पर परिवार के मुखिया का फैसला मानना पड़ेगा जो वो संपत्ति को बेच रहा है। नाउ दोस्तों, इन सभी चीजों के बाद साल 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बड़ी जजमेंट दी। यह जजमेंट भी आप लोगों के लिए जाननी अनिवार्य है और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की साबित होगी। पहले एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, इसका केस टाइटल था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस तेजपाल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका SLP नंबर है 26697 ऑफ 2019 और साइटेशन नंबर है 2024-19SC456। नाउ एक बार आपको डिस्प्ले पर ध्यान देकर समझना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या है। उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा, समझाऊंगा भी, परेशान नहीं होना। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यहां पर सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लॉ यानी कि कानून के अंदर बदलाव आया है, इसको वैलिड ग्राउंड मान लेते हैं डिले होने का, तो यहां पर जो पैडोरा बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और हर व्यक्ति कोर्ट में आकर केस डालेगा और अपने केस को ओवररूल कराने की कोशिश करेगा। मतलब दोस्तों, अगर कोर्ट किसी केस में ऑलरेडी अपना निर्णय सुना चुका है और निर्णय आने के बाद कोई नई जजमेंट या नया कानून आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वो आकर ये बोलेगा कि मैं थोड़ी सी लेट कोर्ट में आया हूं अपील के अंदर, क्योंकि यहां पर कानून में तो अब बदलाव हुआ है और इस बदलाव के चलते मैं जो देरी से कोर्ट में आया हूं, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मेरी सुनवाई हो। तो कोर्ट ने बोला अगर ऐसी कंडीशन में हर व्यक्ति की सुनवाई करी जाने लगी, तो हर व्यक्ति जिसका केस का निपटारा पहले ही हो चुका है, वो लेट होने के बावजूद भी अपना केस अस्वीकार करा लेगा। मतलब दोस्तों, कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं? देखिए, रिलेशन में लाना, रिलेट करना बहुत अनिवार्य है। अगर एक बेटी का कोई केस जो पहले ही निर्णय दिया जा चुका था 2020 से 2005 से पहले, और वो बेटी आकर आज दोबारा क्लेम कर रही है कि मेरा भी तो हिस्सा बनता है, कानून तो बाद में आया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून बाद में आया है, इस चीज का बहाना लेकर आप देरी से अपने केस को स्वीकार नहीं करा सकते कोर्ट के अंदर। अगर आपकी समय सीमा का अधिकार पहले ही खत्म हो चुका था, तो वही अधिकार आपके केस में फाइनल माना जाएगा और नए कानून या नई जजमेंट के लागू होने के बाद से आप उसका फायदा अपने केस में नहीं उठा सकेंगे। यह चीज बोली गई कि सब्सिक्वेंट चेंजेस ऑफ लॉ इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले।
यानी कि जो सारी चीज मैंने यहां पर आपको अभी सरल भाषा में समझाई वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर। अब आज की जजमेंट, आज की वीडियो क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि अक्सर लोग देखा जाता है कानून की डीप जानकारी नहीं रखते। उनको लगता है 2005 के पहले का कोई हिस्सा है, उसमें भी बेटी हिस्सा लेगी, पहले बंटवारा हो चुका है वहां भी हिस्सा लेगी, कोई प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी वहां भी हिस्सा लेगी। जबकि मैंने 3 कंडीशन और बताई, बेनिफिट ऑफ द स्टेट, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज एंड लीगल नेसेसिटीज, कि ऐसी कंडीशन में भी बेटी उठकर कुछ नहीं बोल पाएगी। और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट 2024 की बताई, जहां पर कानून में तो बाद में बदलाव आया है, जजमेंट तो बाद में आई है, यह ग्राउंड देकर अपने केस को देरी से कोर्ट में स्वीकार नहीं करा सकती। ये सारे ग्राउंड, ये सारे रीजन आप लोगों के लिए जानने अनिवार्य थे, क्योंकि आपको बेवजह अगर परेशान किया जा रहा है तो आप तक यह वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।